स्टूडेंट, मैं विनोद कुमार जाएंगे फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की संरचना के निर्धारण की बची हुई रिएक्शन। हमने इससे पहले ग्लूकोज के संरचना के निर्धारण की अभिक्रियाएं पढ़ी थी, जिनमें हमने ग्लूकोज के अंदर उपस्थित 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में उपस्थित होते हैं, इसकी अभिक्रिया पढ़ी थी अपचयन। दूसरा हमने पढ़ा था कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की अभिक्रियाएं 2, जिनमें एक थी HCN के साथ और दूसरी थी NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिल के साथ, जिससे हमें कार्बोनिल समूह की उपस्थिति का पता चला था। और फिर हमने पढ़ी थी एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति के लिए ब्रोमीन जल के साथ में अभिक्रिया, और इसके लिए हमने एक नोट पढ़ा था टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन भी इसके साथ में क्रिया करते हैं और ग्लूकोनिक अम्ल बनाते हैं, जिससे एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति का पता चलता है। तो ये रिएक्शंस हमने पढ़ी थी। फिर इसके बाद में एक CH2OH एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह के लिए हमने पढ़ी थी नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया। और फिर इसके बाद में इसमें 5 OH समूह उपस्थित होते हैं, उसके लिए जो अभिक्रिया है वो हम पढ़ेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में क्रिया ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में क्रिया करवाएंगे तो हमें पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में क्रिया करवाते हैं तो जब ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाते हैं तो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट बनता है, यानी ग्लूकोज का एसीटेट बनेगा, लेकिन वो भी 5 OH समूह उपस्थित होते हैं, इसलिए पेंटा एसीटेट बनेगा। जैसे देखिए हमारे पास ये अभिक्रिया है, ये देखिए ये संरचना है ग्लूकोज की। अब इसमें ये है ग्लूकोज CHO समूह पर ऊपर, तो इस CHO में तो C डबल बॉन्ड O और H है, इसलिए देखो एक OH ये रहा इस कार्बन से, एक OH ये रहा इस कार्बन से, एक OH ये रहा इस कार्बन से 3, एक OH ये रहा इस कार्बन से 4 और एक OH रहा ये लास्ट वाले कार्बन से 5। अब इन 5 OH समूह के लिए यहाँ पे उपस्थिति की अभिक्रिया दर्शाने वाली अभिक्रिया है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। यह है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र है ये। अब देखिए स्टूडेंट, जब एसिटिक एनहाइड्राइड की इसके साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो देखो CH3COO या तो यहाँ से बंध टूटे या फिर ये बंध यहाँ से टूटे। तो यहाँ से टूटेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O, क्योंकि 5 लिए हमने, इसलिए ये 5 जो CH3 C डबल बॉन्ड O ये हटेंगे और CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस के रूप में ये यहाँ से हटेंगे 5, तो 5 ही हटेंगे 5 ही हटेंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी इस ग्लूकोज में OH समूह हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये OH समूह, ये जितने भी OH समूह हैं, इन OH समूह में इसका एक का H हटेगा H प्लस के रूप में, एक OH का H प्लस के रूप में, O माइनस के रूप में, H प्लस के रूप में, O माइनस के रूप में। यहाँ से जब O माइनस हटेगा ये C प्लस हटेगा, तो ये प्लस जो है वो तो जुड़ जाएगा इस वाले O माइनस के साथ में, और यहाँ पे जो O माइनस जो है वो जुड़ जाएगा, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये H प्लस जो हटेगा वो इसके साथ में जुड़ जाएगा। और ये करके यहाँ पे 5 एसिटिक अम्ल के यानी CH3COO माइनस का एक H यहाँ से हटेगा और ये इसके साथ में जुड़ेगा CH3COOH यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। ये तो हो जाएगा एसिटिक अम्ल। 5 एसिटिक अम्ल के अणु यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ पे ये जो समूह है, ये वाला समूह जो है वो O के साथ में जुड़ करके एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा। और ये रहा देखो इस O के साथ में जुड़ा O डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये वाला जो समूह है ये वाला यहाँ पे आकर के जुड़ गया और एसीटेट का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये बन गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये प्राप्त हो गया यहाँ पे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये रहा, इससे ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति का पता चलता है। तो ये हो गया ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति की अभिक्रिया दर्शाने वाली पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में क्रिया। अब यहाँ पे इन सभी अभिक्रियाओं से निर्धारण हो गया है, ये निश्चित हो गया है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, एक कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, एक कार्बोनिल समूह में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है और एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह उपस्थित होता है जो नाइट्रिक अम्ल के साथ में क्रिया द्वारा दर्शाया गया है। और लास्ट में दर्शाया गया है
एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में क्रिया द्वारा 5 OH समूह भी इसमें उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ग्लूकोज की संरचना में ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं, जिसमें एक एल्डिहाइड समूह हो गया, 5 OH समूह हो गए, 6 कार्बन परमाणु हो गए जो सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, और एक लास्ट में CH2OH समूह जो है वो लास्ट में जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार से ये इसके अंदर उपस्थित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की अचक्रीय संरचना, जो अभी ये बनी हुई है, ये अचक्रीय संरचना, जिसके निर्धारण के लिए हमने ये अभिक्रियाएं पढ़ ली हैं। तो यहाँ पे इस अचक्रीय संरचना को दर्शाने के लिए ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सो शर्करा है, चूँकि इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, तो ये इसलिए एल्डोहेक्सो शर्करा है, जिसमें 4 किरेल कार्बन परमाणु होते हैं। जैसे हमने हेक्सोस पढ़ा था इससे पहले, उसमें 4 किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित थे, इसीलिए इनके 16 त्रिविम समावयव यानी प्रकाशिक समावयव होते हैं। चूँकि 2 की घात n और n बराबर 4 किरेल हैं, तो 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16, 4 चौक 16, तो इसलिए इसके 16 समावयवी जो हैं प्रकाशिक समावयव त्रिविम समावयवी संभव है। ये इनमें से D+ ग्लूकोज ये रहा, ये सर्वाधिक पाया जाता है प्रकृति में। D+ ग्लूकोज 16 में से 16 समय में से D+ ग्लूकोज, इसकी अचक्रीय संरचना जो है वो ये रही जो अभी हमने पढ़ी है। CHO सबसे पहले, फिर उसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं, बाकी 5 कार्बन परमाणु जो है जिनसे CHOH ये जुड़े हुए हैं, इसलिए ये D+ ग्लूकोज की। और इस संरचना में तीसरे कार्बन पर OH समूह जो है वो बाईं ओर है, बाकी सारे OH दाईं ओर है। ये होगी ग्लूकोज D+ ग्लूकोज की अचक्रीय संरचना यानी फीचर संरचना। अब देखो इसको सापेक्ष विन्यासी, हम 16वें लेसन पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में। सापेक्ष, इसके सापेक्ष इसको माना गया ग्लूकोज की संरचना को, किसके? ग्लिसरैल्डिहाइड के, डी ग्लिसरैल्डिहाइड। देखो इसमें CHO समूह, इसमें भी CHO समूह ये रहा, फिर यह CHOH और CH2OH, ये वाला देखिए लास्ट वाला, ये वाला ये रहा। तो इसके जैसा डी विन्यास यहाँ से दर्शाया गया इसका, तो ये डी ग्लिसरैल्डिहाइड के समान इसकी संरचना है, इसीलिए इसको डी ग्लूकोज कहा गया है, जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रकृति में पाया जाता है। यहाँ डी का मतलब है समूह का विन्यास, समूह के अभिविन्यास को दर्शाता है डी। और जो प्लस है इसका, ये प्लस जो है वो ध्रुवण घूर्णकता को दर्शाया गया है, यानी PPL के तल को किस ओर घुमाता है, दाईं ओर या बाईं ओर, तो प्लस का मतलब दाईं ओर घुमाएगा, इसलिए ये इसके ध्रुवण घूर्णकता को दर्शाता है। तो यहाँ पे प्लस भी हो गया और डी भी हो गया, तो डी समूह के अभिविन्यास को दर्शाता है और प्लस ध्रुवण घूर्णकता को दर्शाता है। अब हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ये अचक्रीय थी जो ये संरचना हो गई। अब चक्रीय संरचना यानी साइक्लिक रूप में ही ग्लूकोज पाया जाता है, इसकी कैसी होती है संरचना? तो ग्लूकोज जो D+ ग्लूकोज जो अभी हमने प्राप्त किया है 16 समावयव में से एक, ये सर्वाधिक पाया जाता है D+ ग्लूकोज। इस D+ ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। तो वो बिंदु क्या है? देखिए वो बिंदु है, सबसे पहले कि ग्लूकोज जो होता है ना वो NaHSO3, इसे बोलते हैं सोडियम बाई सल्फाइड। तो ग्लूकोज जो होता है वो NaH, चक्रीय संरचना में ग्लूकोज जो होता है वो NaHSO3 से क्रिया नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है इसका कि ग्लूकोज जो होता है ना वो 2,4-DNP, इसका पूरा नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजीन। ये हम जो 12वां लेसन है उसके अंदर आएगा, ये वहाँ पे पढ़ेंगे। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजीन, 2,4-DNP, D फॉर डाई, N फॉर नाइट्रो, P फॉर फेनिलहाइड्रेजीन। तो ये हो गया 2,4-DNP परीक्षण भी नहीं देता है। और तीसरा जो पॉइंट है ये है सिफ अभिकर्मक के साथ में क्रिया नहीं दर्शाता है। तो सिफ अभिकर्मक होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे वाले लेसन में, अमीन वाले में, लास्ट 13वां लेसन होगा एमीन वाला, उस लेसन में पढ़ेंगे हम सिफ अभिकर्मक क्या होता है। तो ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन्स में विभेद करने के लिए है सिफ अभिकर्मक, तो वहाँ पे पढ़ेंगे अपन, तो वहाँ पे भी आएगा ये। तो ये सिफ अभिकर्मक परीक्षण भी नहीं देता है, उसके साथ में भी क्रिया नहीं करता है। अतः इस तीनों पॉइंटों से ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में जो पहले कार्बन पर उपस्थित CHO समूह है वो मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है, फ्री नहीं होता है, मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है। तो ये इसकी चक्रीय संरचना से पता चला है, उसके आधार पर ये मुख्य बिंदुएं पता चली हैं। आप देखो यहाँ चक्रीय संरचना में क्या होता है, ग्लूकोज के C1 कार्बन पे क्या होता है भाई, CHO समूह। तो ग्लूकोज के C1 कार्बन के CHO समूह का वह C5 यानी 5वें कार्बन, जो 5वें कार्बन का OH समूह है, इन दोनों के मध्य एक संरचना बनती है जिसे बोलते हैं हेमी एसीटेल संरचना।
ये हेमी एसिटेल बनती है, क्योंकि इन दोनों के मध्य एक चक्रीय संरचना बनती है जिसे हेमी एसिटेल संरचना बनती है। और इस हेमी एसिटेल संरचना बनने के कारण जो C1 कार्बन का जो CHO समूह है ये क्या हो जाता है, असम्मित, जिसे हम कहते हैं कीरेल। असम्मित का मतलब होता है कीरेल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो प्रकार के समवाय प्राप्त होते हैं। वो दो प्रकार के कौन से होते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के दो प्रकार के समवाय होते हैं। पहला होता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और दूसरा होता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। यानी डी प्लस ग्लूकोज के दो समवाय प्राप्त होते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और दूसरा होता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये दो समवाय प्राप्त होते हैं। इन समवायों के जो गलनांक होते हैं क्रमशः से 419 केल्विन और 423 केल्विन। यानी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का तो होता है 419 केल्विन और बीटा डी प्लस ग्लूकोज का होता है 423 केल्विन। ये इनका गलनांक होता है, क्योंकि ये जो होता है ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है ग्लूकोज, इसीलिए इनके गलनांक होते हैं 419 और 423 केल्विन, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो ये हो गया यहाँ तक हमारा आज का ये चक्रीय संरचना के बारे में कुछ जानकारी है। अब हम कल पढ़ेंगे इसके, या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इसकी जो चक्रीय संरचना है उसके बारे में, चक्रीय संरचना किस प्रकार से बनती है वो संरचना पढ़ेंगे हम। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की जानकारी पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल विनोद केमिस्ट्री क्लब सीकर को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।